हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 78th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बिजनेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे ये पॉम का पेपर है, आपके सिलेबस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पेपर है, तो उस केस में आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक। और मैंने एक सेपरेट वैसे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने 1000 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, जिसमें इस समय हम लोग पॉम का जो सब्जेक्ट है उस पे एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द जापानीज 5S मेथोलॉजी इज अ टेक्निक एम्ड एट अचीविंग। यानी ये जो जापानीज की एक 5S मेथोलॉजी है, जापानी 5C लिख दिया मैंने, एस है, ठीक है। जापानीज की एक 5S मेथोलॉजी है या कह लीजिए 5S टेक्निक है, उसका एम क्या है ये पूछा गया आपसे। ठीक। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट इन ऑर्डर टू अचीव क्लोजनेस टू द कस्टमर। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर टू इम्प्रूव द फिजिकल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट। ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्सीलेंस इन स्ट्रैटेजी स्टाइल स्किल एंड स्टाफ एंड स्ट्रक्चर। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा क्या है, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्स इन ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 5S मेथोलॉजी है, 5S टेक्निक है जापानीज की, उसका मेन एम क्या है। ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जरा ये 5S मेथोलॉजी पता होनी चाहिए। अगर ये 5S मेथोलॉजी पता है तब इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, बट अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले वही तरीका फॉलो करते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं कि मैं आपको सबसे पहले ये जो 5S टेक्निक है इसके बारे में बताती हूँ। ठीक है। फिर आप इसका आंसर खुद ही बता देंगे। मैं भी आपको आंसर बताऊंगी बट आप उसका आंसर कर पाएंगे जब मैं 5S मेथोलॉजी आपको बता दूंगी। तो ये जो 5S मेथोलॉजी है, ठीक है, या कह लीजिए 5S टेक्निक है, ये बेसिकली एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। ये वर्क प्लेस से रिलेटेड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क प्लेस है इससे रिलेटेड मेथड है, जिसमें क्या है, जापानीज ने दिया 5 वर्ड्स दिए। ठीक है, जापानीज लैंग्वेज में 5 वर्ड्स दिए गए विच स्टार्ट विद लेटर एस, जो लेटर एस से शुरू हो रहे हैं। वो वर्ड कुछ सीरी और कुछ ऐसे करके वर्ड्स है। तो जापानीज तो हमें आती नहीं, ठीक है। तो इस टेक्निक को नॉर्मल उसमें कैसे कन्वर्ट किया गया कि ये जो 5 जापानीज वर्ड थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और वो जो 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं दे ऑल्सो स्टार्ट विद लेटर एस। ठीक है, वो भी एस से ही स्टार्ट होते हैं। तो वही है 5S मेथोलॉजी, और ये वर्क प्लेस से रिलेटेड मेथोलॉजी थी। और इसमें ये जो 5S हैं वो वर्ड्स क्या क्या हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5S जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज सॉर्ट। ठीक है। दूसरा जो वर्ड है दैट इज सेट इन ऑर्डर। ये सब क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। दूसरा वर्ड है सेट इन ऑर्डर। ठीक है। तीसरा वर्ड है शाइन। ठीक है। चौथा वर्ड है स्टैंडर्डाइज, STANDRIZ, स्टैंडर्डाइज। एंड पांचवा वर्ड है सस्टेन, सस्टेन। ठीक है। तो ये 5 वर्ड्स हैं विच स्टार्ट विद लेटर एस। ठीक है, यही है जापानीज टेक्निक। दिस इज रिलेटेड विद वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये जो 5 वर्ड्स हैं ये बेसिकली किससे रिलेटेड हैं? ये जो 5 वर्ड हैं ये रिलेटेड हैं कि हाउ टू मैनेज द वर्क प्लेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो वर्क प्लेस है वो कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि जो स्पेस है ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्पेस है उसको इफेक्टिवली इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। और स्टोर में जितने भी आइटम्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे स्टोर करें ताकि उस स्पेस को इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। और ये जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है इसे कैसे मेंटेन किया जाए, तो इससे रिलेटेड है ये 5S टेक्निक। सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये 5 वर्ड्स हैं क्या क्या, आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहला है सॉर्ट। सॉर्ट मतलब, सॉर्ट कहते हैं ना, जो आइटम्स है उनको सॉर्ट आउट कर दो, सॉर्ट कर दो, यानी छांट दो। ठीक है, तो सॉर्ट का मतलब क्या है कि जितने भी आइटम है लोकेशन में, या जितने भी आइटम है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, उनको क्या किया जाए, सॉर्टिंग की जाए उन आइटम की। जो भी अननेसेसरी आइटम्स हैं उन सबको क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, केवल जरूरी आइटम रखे जाए उस लोकेशन पे, उस फैक्ट्री में, उस मशीन के पास जो जो केवल जरूरी आइटम है उन्हें ही रखा जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, पहला जो वर्ड है दैट इज क्या है, सॉर्ट। सॉर्टिंग कर दी जाए यानी छाट दिया जाए। दूसरा जो वर्ड है 5S टेक्निक में दैट इज सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर यानी एक ऑर्डर में रखा जाए, सीक्वेंस में रखा जाए, यानी जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं फैक्ट्री में, किसी मशीन के पास, जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं दैट शुड बी इन ऑर्डर, वो सीक्वेंस में होना चाहिए ताकि कम समय में काम हो सके, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो इफेक्टिवली हो सके। तो दिस इज द सेकेंड टेक्निक। ठीक है, सेट इन ऑर्डर दूसरा वर्ड है एस से। तीसरा वर्ड क्या है, शाइन। तीसरा वर्ड क्या है, शाइन। शाइन मतलब क्या होता है, चमकना, शाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्वीपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसमें इंस्पेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी चीजों को हटा देना चाहिए, इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। दिस इज शाइन। ठीक है, जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी मशीनरी है, उनका रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन होना चाहिए और उनकी सफाई वगैरह होनी चाहिए। तो ये क्या है, थर्ड एस। ठीक है, इस मेथोलॉजी का। चौथा जो एस वर्ड है इस टेक्निक में दैट इज स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसेस सेट होना चाहिए कि ये जो सॉर्टिंग करनी है, ये जो ऑर्डर में सेट करना है, ये जो क्लीनिंग वगैरह करनी है, इसका क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना है। तो देयर शुड बी एन स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। तो यही है फोर्थ एस। ठीक, और पांचवा क्या है, पांचवा है सस्टेन। सस्टेन करना मतलब मेंटेन करना। सस्टेन से एक दूसरा भी है सेल्फ डिसिप्लिन। सस्टेन, सस्टेन कह लीजिए, चाहे इसको कहा जाता है सेल्फ डिसिप्लिन भी कहा जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन। सस्टेन मतलब मेंटेन रखना। ठीक है, आपने सॉर्टिंग तो कर दी, ऑर्डर में भी रख दिया, ठीक है, चमका भी दिया, अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दी, टूल की, मशीनरी की, वर्क प्लेस की क्लीनिंग कर दी, बट वो एक बार कर दी तो नहीं चलेगा। इट शुड बी सस्टेन, इट शुड बी मेंटेन, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये चीज़ें बार बार होनी चाहिए। सॉर्टिंग करना, सीक्वेंस में रखना, शाइन वगैरह, ये सब बार बार होना चाहिए। तो वही है सस्टेन, मेंटेन करना। सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि कहने की जरूरत ना पड़े, डू विदाउट बीइंग टोल्ड, यानी कहने की जरूरत ना पड़े, खुद ही जो वर्कर हैं वो ये काम करें। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। तो यही है 5S। ठीक, समझ में आ गया। 5S मेथोलॉजी जो जापानीज की 5S टेक्निक है, उसमें वैसे तो जापानीज लैंग्वेज के 5 वर्ड्स दिए गए हैं जो एस से शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, तो ये हैं वो 5 वर्ड्स। ठीक, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, कि 5S मेथोलॉजी का एम क्या है कि स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर टू इम्प्रूव द फिजिकल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी जो आइटम्स हैं, जो मशीन है, जो टूल्स हैं, उन सबको क्या कर सके, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होना चाहिए उन सबको और अच्छे से रखने का। किस तरीके से अंदर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे मेंटेन करें, कैसे मैनेज करें ताकि और इफिशिएंटली वर्क हो सके, इससे रिलेटेड है ये 5S मेथोलॉजी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि हर दिन मेरे साथ काफ़ी नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता रहता है। वो मुझसे बोलते हैं कि मैम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा दीजिए, फिर मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि बेटा ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो इसीलिए एक बार देख लीजिए, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद 2023-24 में देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये केवल अभी तक है, सितंबर 2022 तक। सितंबर 2022 तक मैं अपने चैनल पे 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फ़ायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिए, तभी आपको मेरे जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन लाइक बटन दबाने में शायद केवल 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। तो प्लीज़ हमें भी मोटिवेट करते रहा करिए ताकि हम लोग वीडियो लाते रहें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ये जो 5S मेथोलॉजी है इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है कि इन 5S मेथोलॉजी, ये जो 5S जापानीज टेक्निक है ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ये जो टेक्निक है, इसमें जो 4 वर्ड्स हैं, जो एस से स्टार्ट होने वाले जो 4 वर्ड्स हैं वो हैं। अच्छा देखिए, मैंने अभी जो आपको 4 वर्ड्स मतलब 5 वर्ड्स जो बताए थे पिछले क्वेश्चन में, वो क्या थे? वो था, पहला था सॉर्ट, ठीक है। दूसरा क्या था? देखिए पहला क्या था, सॉर्ट, ये बताया था। दूसरा मैंने बताया था सेट इन ऑर्डर। तीसरा क्या बताया था? सस्टेन भी बताया था आपको। स्टैंडर्डाइज भी बताया था, और एक और वर्ड मैंने बताया था। ठीक है, 5 वर्ड बताए थे। अभी मैं पांचवा बता नहीं रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक, अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये तो इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है ना, तो सॉर्ट को आप इंग्लिश में कोई दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आपको कुछ बुक्स में सॉर्ट की जगह स्ट्रक्चराइज ये भी मिल जाएगा। तो दोनों एक ही चीज है। चाहे आइटम को सॉर्ट करिए, चाहे आइटम को स्ट्रक्चराइज करिए, बात एक ही है। चाहे आइटम को ऑर्डर में पुट करिए या आइटम्स को सिस्टमेटाइज करिए, बात एक ही है। चाहे सस्टेन, यानी वही सिस्टम को हमें मेंटेन करना है, सस्टेन करना है। सस्टेन कब होगा? जब लोग सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, बिना कहे काम होगा। ठीक है, तो बात वही है। तो इनके कह लीजिए, इनके 2 वर्ड्स हैं, सॉर्ट कहिए चाहे स्ट्रक्चराइज कहिए। ठीक है, सेट इन ऑर्डर कहिए, सेट इन ऑर्डर, ठीक है, कहिए चाहे सिस्टमेटाइज कहिए। ठीक, सस्टेन कहिए चाहे सस्टेन कहिए चाहे सेल्फ डिसिप्लिन कहिए। सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे तभी सस्टेन कर पाएंगे। चाहे स्टैंडर्डाइज कहिए। ठीक है, तो ये तो 4 वर्ड हो गए। आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज द 5th वर्ड, इसमें 5th वर्ड कौन सा है? तो याद आ रहा है 5th वर्ड मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था सबसे पहले आइटम सॉर्ट होने चाहिए, दूसरा ऑर्डर सीक्वेंस में होने चाहिए, तीसरा क्या है? साफ सफाई होनी चाहिए ना, शाइन होना चाहिए। तो शाइन कहिए चाहे सैनिटाइज कहिए। ठीक है, बात एक ही है। शाइन मतलब चमकाना। जो भी वर्क प्लेस है, जो भी मशीनरी है, जो भी टूल है, इन सब का टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी चाहिए, स्वीपिंग होनी चाहिए और इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो शाइन कहिए चाहे सैनिटाइज कहिए। ठीक है, दोनों ही ऐसे शुरू होने वाले वर्ड है। सैनिटाइज कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सीक तो एकदम है ही नहीं, स्ट्राइव और सक्सीड ये सब तो है ही नहीं। पांचवा जो लेटर है, पांचवा जो वर्ड है जो एस से स्टार्ट हो रहा है 5S मेथोलॉजी में, वो क्या है? शाइन, जिसको सैनिटाइज भी कहते हैं। ठीक, तो इसके मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको पता चल जाए कि इसका जो दूसरा वर्ड है वो क्या होता है। सॉर्ट कहिए चाहे स्ट्रक्चराइज कहिए, ठीक है, सेट इन ऑर्डर चाहे सिस्टमेटाइज, सेल्फ डिसिप्लिन चाहे सस्टेन। ठीक, क्योंकि आपको कहीं दूसरा वर्ड किसी क्वेश्चन में मिल गया तो आप बोलेंगे ये तो मैडम ने बताया ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया ताकि आपको दोनों वर्ड पता चल जाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द प्रिंसिपल ऑफ। ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस प्रिंसिपल से, यानी किस प्रिंसिपल के एकदम जस्ट अपोजिट है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस प्रिंसिपल के जस्ट अपोजिट है? कौन कौन से आपको प्रिंसिपल दिए गए हैं? डिवीजन ऑफ लेबर, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये किस प्रिंसिपल के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जब तक ये नहीं पता होगा कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, तब तक आप कैसे बताएंगे कि ये किसके अपोजिट है, किसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक, तो जरा मैं आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो मैट्रिक्स तो हम जानते हैं ग्रिड के फॉर्म में, मैट्रिक्स वर्ड क्या है, मैट्रिक्स मतलब कुछ ग्रिड के फॉर्म में हो। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है किसी भी एम्प्लॉय का, इसीलिए मैंने ये डायग्राम भी इंक्लूड कर दिया, किसी भी एम्प्लॉय का जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा सा कह लीजिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। वैसे इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो कह लीजिए ग्रिड के फॉर्म में होता है, वो मैट्रिक्स के फॉर्म होता है। ठीक, नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये एम्प्लॉय है, इसके ऊपर ये होगा, इसके नीचे ये, ऐसे करके कुछ वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है ना, नॉर्मली ऐसा ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, हायरार्की जो होती है। बट ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ग्रिड के फॉर्म में होता है, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है स्ट्रक्चर में, जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है ग्रिड के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसकी रिपोर्टिंग होती है। यानी ये जो एम्प्लॉय है अपने फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। जैसे ये जो एम्प्लॉय है एचआर डिपार्टमेंट का है, तो ये अपने एचआर डिपार्टमेंट का जो फंक्शनल मैनेजर है इसको भी रिपोर्ट करेगा, प्रोजेक्ट ए का जो मैनेजर है उसको भी करेगा। ये एम्प्लॉय अपने फंक्शनल मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को भी रिपोर्ट करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। ये आईटी का है तो ये ऊपर भी रिपोर्ट करेगा, इधर भी करेगा। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है वो एक ग्रिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो ये इसका एक थोड़ा सा फायदा है। ठीक, तो आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब जरा मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि चारों में से कौन सा सही है। डिवीजन ऑफ लेबर की तो कहीं बात ही नहीं है। स्केलर चेन, स्केलर चेन तो याद है ना, पढ़ा था स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ सुपरवाइजर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू, ये क्या था, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। स्केलर चेन क्या बता रहा था कि चेन ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे होना चाहिए, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू जो लोअर लेवल के हैं सुपरवाइजर, ऐसा कुछ स्केलर। बीच में क्या था, गैंग प्लैंक, याद है, गैंग प्लैंक। ठीक है, तो ये तो स्केलर चेन की बात हुई थी। ठीक, और क्या ऑप्शन हो सकता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड याद है आपको, मैंने आपको हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़ाए थे। वैसे ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पॉम का ये पेपर है, मैं अपने चैनल पे पॉम का ये जो पूरा पेपर है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपको थ्योरी और डिटेल में पढ़नी है तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये जो पॉम का पेपर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो याद है आपको हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़ाए थे। उसमें हमने बात की थी ना यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सब ऑर्डिनेट है इट शुड रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर। ये जो सब ऑर्डिनेट है इसके ऊपर केवल एक सुपरवाइजर होना चाहिए। ठीक है, और ये सुपरवाइजर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर इट्स सब ऑर्डिनेट, ये अपने सब ऑर्डिनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मतलब वन, यानी ये जो सब ऑर्डिनेट है इसको केवल एक जगह से कमांड मिले। बट ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कह रहा है, ये एम्प्लॉय को फंक्शनल मैनेजर भी कमांड देगा, प्रोजेक्ट मैनेजर भी कमांड देगा, इसको फंक्शनल मैनेजर भी कमांड देगा, प्रोजेक्ट मैनेजर भी कमांड देगा। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। ठीक है, तो यानी ये जो ऑप्शन डी है दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसकी थ्योरी यूनिटी ऑफ कमांड की। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आज जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, राइट। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन। ओके, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, इतना पढ़ के रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।